गुड इवनिंग। आज ज्योग्राफी में भंवर प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, ये सब के बारे में अभी अध्ययन कर चुके हैं। तराई प्रदेश, ठीक है ना। भंवर प्रदेश देख चुके, सबको डिफाइन करते हुए अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक हमें नहीं लगता कि आपको पीछे क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आज का नया क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखिए तराई प्रदेश किसे कहेंगे। तराई प्रदेश, तराई प्रदेश किसे कहते हैं। तराई प्रदेश, तराई प्रदेश किसे कहते हैं। लिखिए दलदली क्षेत्र, जो दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र जो भावर प्रदेश के दक्षिण में है। भावर प्रदेश के दक्षिण में है। भावर प्रदेश के कहाँ है? दक्षिण में है। उसे तराई प्रदेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो एक बार। तराई प्रदेश। तराई प्रदेश की एक विशेषता पाई जाती है कि यहाँ जो वनस्पति है वो सघन वनस्पति पाई जाएगी और चौड़ी चौड़ी पत्तियां वाला पाई जाएगी, ठीक है ना, तराई प्रदेश में। ओके, तो तराई प्रदेश की एक विशेषता है सघन वनस्पति पत्तियां यहाँ पाई जाती हैं। सघन वनस्पति पाई जाएगी, सघन वनस्पतियां यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सघन वनस्पतियां। क्या मिलेगा साथियों? सघन वनस्पतियां। ओके, ऑलराइट, समझ में ये आ गया होगा। अगला हेडिंग दीजिए, खादर प्रदेश क्या होता है। तो खादर प्रदेश क्या होता है, हेडिंग दीजिए खादर प्रदेश। खादर प्रदेश, है ना। आपको ये बातें समझ में आ रही होगी अच्छे से कि खादर प्रदेश क्या होगा, है ना। तो नई जलोढ़ को क्या बोला जाएगा? खादर प्रदेश। नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान है, मृदा का मैदान है, का मैदान है, नई जलोढ़ मृदा का मैदान है, जिसे है ना, जिसे ये कैसा जलोढ़ मृदा का मैदान है? तो नहीं, और जिसे पंजाब में बेट कहते हैं। जिसे पंजाब में लिखा हुआ पंजाब, जिसे पंजाब में बोलो एक बार। पंजाब में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। पंजाब में बेट कहते हैं। पंजाब में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं, ठीक है ना। अगला हेडिंग दीजिए, छोटा सा एक और हेडिंग दीजिए, जिसे है बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? बांगर प्रदेश, है ना। ये बांगर प्रदेश क्या होगा? अभी तुरंत मैंने आपको बतलाया था, है ना। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर प्रदेश कहलाएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। ओके, अगला हेडिंग दीजिए छोटा सा, एक और हेडिंग दीजिए जिसको हम लोग कहेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा। अब ये डेल्टा होता क्या है? तो डेल्टा विश्व का, डेल्टा तो समझ में आ रहा है कि नदियां द्वारा लाई गई जो मिट्टी रहती है बीच में किनारे बिछा देती है, उसे डेल्टा कहते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बोलो कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए कौन है ना? सुंदरबन डेल्टा है। कौन है? सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है। पता है ये सुंदरबन डेल्टा में कौन सा वनस्पति उगती है? इसका निर्माण कैसे हुआ है ना? आप लोग बोलिए इसका निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है ना? तो गंगा ब्रह्मपुत्र से। कैसे? गंगा ब्रह्मपुत्र से। गंगा ब्रह्मपुत्र से, है ना? बताइए इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाएगी? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है ना? इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। कहां पे? यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? ये डेट याद रखिएगा। ठीक है ना? 1987 में। 1987 में इस वेटलैंड को सूचित यूनेस्को के सूची में शामिल कर लिया गया। 1987 डेट याद रखिएगा। 1987 में इसे शामिल कर लिया गया है। ऑलराइट, आई होप कि आपको सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, यहाँ तक के किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? इन्हीं यहाँ तक में किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ठीक है। तराई प्रदेश क्या बोलेंगे? जो हिमालय के तराई के जलदारी क्षेत्र, भावर प्रदेश के नीचे जो जलदारी क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या बोला जाएगा? तराई प्रदेश। और यहाँ की वनस्पतियां क्या होगी? सघन होगी, है ना? डेंस वनस्पति होंगी, डेंस प्लांटेशन होगा। खादर प्रदेश नई जलोढ़ को बोलेंगे, पंजाब में इसे बेट कहा जाता है। बांगर प्रदेश, है ना? बांगर प्रदेश पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं। डेल्टा का निर्माण सुंदरबन। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन और छोटा से छोटा क्वेश्चन, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है ना? अगला हेडिंग दीजिए, चौ किसे कहते हैं? चौ, है ना? चौ किसे कहेंगे? चौ। क्या? चौ। चौ किसे कहेंगे? ओके, अब कहता है ये लिखिए, सतलज नदी द्वारा सतलज का नया नाम आप लोग बतला दीजिए। सतलुज। सतलज नदी द्वारा पंजाब में, कहां पे? पंजाब में निर्मित गेहूं को, निर्मित पंजाब में निर्मित गड्ढे जो होते हैं ना, निर्मित गड्ढे निर्मित जो गड्ढे सतलज नदी द्वारा पंजाब में निर्मित गड्ढे को चौ कहा जाता है। गड्ढे को क्या कहा जाता है? चौ कहा जाता है। चौ कहा जाता है। यही गड्ढे बड़े बड़े जब हो जाते हैं तो इसे गॉर्ज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गॉर्ज कहा जाएगा। याद है ना? ब्रह्मपुत्र का गॉर्ज और सिंधु का गॉर्ज। ठीक है ना? जहां से हिमालय वहां से मुड़ जाती है। दोआब क्या होता है? बतलाइए आप लोग, दोआब क्या होता है? दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच जो उपजाऊ मैदान होती है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है ना? दो नदियों के बीच लिखिए दोआब। दोआब। सारे बच्चे दोआब हेडिंग देंगे। दो नदियों को मध्य उपजाऊ मैदान, दो नदियों के मध्य, दो नदियों के मध्य
दो नदियों के मध्य द्वाब, दो नदियों के मध्य उपजाऊ, दो नदियों के मध्य उपजाऊ मैदान, है ना। जैसे गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन दोआब कहां कहां कैसे कैसे व्यवस्थित है, उसको हम लोग एक बार एक नजर देख लेते हैं। तो दो नदियों के बीच में सिंधु और झेलम, सिंधु नदी और झेलम नदी। सिंधु के बाद झेलम ही ना बहता है ना, झेच्चा राविस कोडिया था ना, तो सिंधु के बाद कौन बहता है? झेलम। तो इन दोनों से जो मैदान बनेगा, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में कुछ एरिया होंगे, वहां पे एक मैदान बनेगा, दोआब बनेगा। इस दोआब का नाम है सिंधु सागर दोआब। क्या बोलेंगे? सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। बोलिए दिक्कत नहीं ना है। अब झेलम नदी और चिनाब नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये दोनों नदी सटले सटले है। इन दोनों से भी कोई नहीं बनेगा, मैदान बनेगा, दोआब बनेगा। इस दोआब को कहते हैं चाज दोआब। क्या बोलेंगे? चाज, चाज दोआब, है ना। बोलो एक बार, क्या बोलेंगे? चाज दोआब। अब झे चा रा, रा से क्या हो जाएगा? रावी, है ना। तो ये दोनों नदी, कौन दोनों नदी? चिनाब नदी और रावी नदी। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में जो दोआब बनेगा उसको बोलते हैं चेरना दोआब। कौन सा दोआब? चेरना दोआब। बोलिए आप लोग को समझ में आ रहा है? चेरना दोआब। अब झे चा रा बी, बी से हो गया ब्यास, ब्यास। इस बार रावी नदी और ब्यास नदी से जो दोआब बनता है उसे बारी दोआब कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? बारी दोआब, बारी दोआब। बारी दोआब का एक और नाम है, बारी दोआब का एक और नाम है ऊपरी दोआब, ऊपरी दोआब, ऊपरी दोआब। बारी दोआब का क्या नाम है? ऊपरी दोआब। ठीक है ना। अच्छा, एक और नदी बच गई, सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी, सतलज नदी। ठीक है ना। तब ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में जो दोआब बनाएगा, क्षेत्र बनाएगा, उसे कहा जाता है बिस्त दोआब। कौन सा दोआब? बिस्त दोआब। तो इस प्रकार से सारा दोआब के बारे में हमने डिटेल्स में अध्ययन करा दिया, है ना। झेचा राविस, अगर आपको झेचा राविस कोड याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। झेची रावस, झेची रावस, झेची रावस। झे से झेलम, झे से क्या होगा? झेलम। ची से चिनाब, झेलम चिनाब। रा से रावी, वा से व्यास, सा से सतलज, है ना। ये हो गया झेची रावस। झेची रावस कोड याद रखिएगा, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई चीज समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में चीजें आ रही है, आपको यहां से कोई भी चीजें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। कोड देख लिए, झेची रावस, झेची रावस। कम से कम 7-8-10 बार बोला करो झेची रावस। इसको से ऑनलाइन क्लास पाने के घर से हमारे
झेची रावस। बोलो एक बार, क्या बोलेंगे? झेची रावस। झे से झेलम, ची से चिनाब, रा से रावी, प्या से ब्यास और सा से सतलज। झेची रावस, याद हो गया? झेची रावस कोड इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो चौ किसे कहेंगे? तो सतलज नदी द्वारा पंजाब में जो गड्ढे बन जाते हैं उसे चौ कहा जाता है। दोआब क्या होगी? दो नदियों के बीच में जो मैदानी इलाका होती है उसे दोआब कहते हैं। सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब बनता है, दोआब का यानी उपजाऊ मैदान बनता है, इस मैदान को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। अगला बात ये समझ में आ रहा है ना चीजें? चलिए मैं इसको मैप से आपको लेकर के चलता हूँ, मैप से क्लियर कराता हूँ, ठीक है ना? मैपिंग से आपको दिखाऊंगा। नॉर्थ रिवर इंडिया, सिर्फ नॉर्थ रिवर की हम चर्चा करें, ठीक है ना? कौन सा रिवर? नॉर्थ रिवर। ओके, तो आप यहाँ पे नॉर्थ रिवर को आप ध्यान पूर्वक देखो, है ना? ये जो बतला सकता है वो आपको डायरेक्ट वे में उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना साथ में? तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक इस मैप को देखेंगे और कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए, सबसे ऊपर जो नदी है वो इंडस नदी है। इंडस नदी को ही हिंदी में कहा जाता है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो इंडस नदी आप देख रहे हो ना, इंडस नदी। कौन सी नदी? इंडस। देखिए यहीं पे गोसाई थान है जहां से कोसी निकलती है। गंडक, आपको गंडक का द्वार याद आ रहा है? काठमांडू की घाटी, गंडक का द्वार नहीं याद आ रहा है? काठमांडू का घाटी तो याद आ रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर लिखवाए थे पॉइंट, गंडक का ये द्वार है, ठीक है ना? तो चलिए, काठमांडू की घाटी क्या चीज का द्वार? गंडक का द्वार। तो यहाँ से गंडक और यहाँ से कोसी निकलती है, और ये दोनों नदियां बिहार की ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गंगा में। देखो बिहार में दोनों मिल रही है ना, ये दोनों नदियां बिहार में ही आकर के मिल जाती है। ये पूरा मैप बिहार का है, ये नहीं समझिए कि ये वाला पूरा मिला के झारखंड, नहीं, बिहार। ओके, गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं, ठीक है ना? ऐसे करके तो एक नदियां ये वाला इंडस और ये झेलम है। ये देखो, ये नदी क्या है? बोलो एक बार, ये नदी झेलम है, और ये नदी क्या है? सिंधु। अब बीच में जो एरिया बन रहा है तो ये दोआब क्षेत्र है। बीच वाला एरिया बन रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है? बोलो, दोआब क्षेत्र है। और इस दोआब क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? सिंधु सागर दोआब। बोलो, क्या बोला जाएगा? सिंधु सागर दोआब। लिख दे, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। ओके, अब देखा जाए चिनाब नदी कहाँ है भाई? तो चिनाब नदी यहां से निकल के, चिनाब नदी यहां से निकल के और इसमें मिल जाती है, ठीक है ना? कहाँ पे? झेलम में मिल जाती है। तो ये वाला एरिया जो बना, आपको बिल्कुल समझ में चीजें आ रही है? ये वाला जो एरिया बना, इस एरिया को क्या कहेंगे? आप लोग देख करके बताइए, इस एरिया को क्या कहेंगे? हाँ, चांद, चांद दोआब। क्या बोला जाएगा? चांद दोआब, ठीक है ना? चांद दोआब। चिनाब से एरिया चांद दोआब। अगला देखा जाए तो अगला क्या है? रावी। कौन सा नदी है? रावी। यहाँ पे देखो, ये रावी नदी निकल रही है, और रावी नदी जाकर के और मिल जाती है किसमें? झेलम में, ठीक है? तो इस प्रकार ये वाला जो रीजन दिखाया जा रहा है, ये क्या कहलाएगा? बोलो एक बार, ये क्या कहलाएगा? रेचना द्वाब। कौन सा द्वाब? रेचना द्वाब। ये रेचना द्वाब हो गया, ठीक है ना? अगला है जो नदियां हैं वो ब्यास, और लास्ट में क्या? सतलज।
व्यासकुंड से निकलता है ना, हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से निकलता है। कहां से निकलता है? हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से। ये वाला नदी घूम घूम कर आई थी, ये नदी यहां से ऐसे जो आ रही है ना, ये है व्यास, ठीक है। और ये जाकर के मिठनकोट के पास में जाकर के मिल जाती है। तो ये वाला जो रीजन बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बोलो, इसको क्या बोलेंगे? कौन सा द्वार? किसके बीच के? रावी अभ्यास के बीच में बारी द्वार। कौन सा द्वार? बारी द्वार। अब बच्चा व्यास हो गया। अब सतलुज, तो सतलुज और व्यास के बीच में ये वाला था व्यास, ये वाला क्या है? व्यास। और ये है सतलुज, ये वाला व्यास और ये वाला सतलुज। तो यहाँ पर ये क्या बना? ठीक है ना। तो ये वाला इसको क्या बोला गया? विष्ट। कौन सा? विष्ट है ना, विष्ट द्वार। तो इस प्रकार से ये द्वार हो गया। अब गंगा यमुना के बीच का द्वार, ये वाला गंगा रिवर, ये कौन रिवर? गंगा। और ये वाला यमुना। तो गंगा रिवर, ये गंगा यमुना का बेल्ट कहा गया। क्या बोला गया? बेल्ट कहा गया, ठीक है ना। पूरा के पूरा समझ में चीजें आ गई, आपको ये बातें समझ में आ गई है ना। तो मैपिंग से जरूर बनाइएगा, और मैपिंग भी आपको याद हो गया होगा। चलो एक बार मैपिंग को फिर से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये मैपिंग जो ये मैपिंग जो मैं बतला रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ नदी को देखने के लिए, आपको द्वार याद करवाने के लिए नहीं, नदी को देखने के लिए। सबसे ऊपर में सिंधु नदी, सबसे ऊपर में सिंधु नदी। सिंधु नदी झेलम से जाकर के मिल जाती है, ठीक है ना। किससे? झेलम से। अच्छा, कौन नदी? जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन होगा शायद, हाँ एक क्वेश्चन होगा आपको अभी कि सर ये नदी आ रही थी सिंधु नदी, कौन नदी आ रही थी? सिंधु नदी आ रही थी। हाँ, सिंधु नदी आ रही थी। और ये कौन नदी है? झेलम नदी। तो बताइए, अब ये जो नदी दोनों मिल गई, किस नदी के नाम से आगे बहेगी? सिंधु के नाम से बहेगी कि झेलम के नाम से बहेगी? हाँ, ज्यादा दूर से आएगा। कैसे विस्तार पड़ा, कैसे समझ में आएगा? ज्यादा दूर से सिंधु आ रही है, पता है। अगर ऐसे कह दीजिएगा ना तो गंगा वाला में फेल कर जाएगा। गंगा यहाँ से आती है गोमुख से, और गंगा इससे ये यहाँ पे मिलती है, यमुना वाला कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। इलाहाबाद के पास में क्या मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। अभी प्रयागराज में मिलती है, बिहार में गंगे के नाम से जाती है। जमुना खत्म, यमुना का वर्चस्व क्या? फिर लास्ट में मेघना पद्मा कहलाता है, गंगा कहलाती नहीं। ये नदियां तो छोटी नदियां थी, कैसे उसको नदी का? अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। कल ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन और है, वो ये भी होमवर्क है। पता लगा क्या आइएगा कि बाईं ओर और दाईं ओर कैसे पहचाना जाता है। जैसे क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा जो जगह है वो सिंधु नदी के बाईं ओर है या दाईं ओर, तो आंसर मिलेगा बाईं ओर है, ठीक है ना। कि कैसी ओर है? बाईं ओर। तभी आपको ये बताना, रावी नदी के कि हड़प्पा किस अच्छा किस नदी किनारे, छोड़ो पहले ये देख लेते हैं, हड़प्पा किस नदी किनारे है? हाँ? रावी नदी के किस नदी किनारे है? हड़प्पा रावी नदी किनारे बाईं ओर है। तो ये कैसे चीजें पता चली? हाँ, जिधर नदी बह रही है उधर ही उसको डायरेक्शन लिया जाता है ना। जैसे अगर कोई पूछ दे आपसे कि ये जो फल्गु क्रॉस कर रही है रिवर्स, सीताकुंड बाईं ओर है कि दाईं ओर है? अब ऐसे के खड़ा हो जाइएगा, तो ऐसे के जब खड़ा होइएगा तो आपको नजर आएगा ये तो बाईं ओर हो गया सीताकुंड, और दाईं ओर ये है। जब ऐसे खड़ा होइएगा तो बदल जाएगा। तो किधर से लिया जाता है? जिधर नदी फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो एक बता दी। अब वो नदी क्या होती है? जो जितना गड्ढा होता है ना, जो नदियाँ, ठीक है, उसी के नाम से जानी जाती है। ओके, किसके नाम से? गड्ढे के नाम से, है ना। उसका पानी तब ना उसमें घुस रहा है
एक नदी उधर से आ रही थी, बड़ी नदी है, बहुत दूर से नदी है, लेकिन वो नदी गढ़ाई के साथ में, गढ़ा के साथ में नहीं है। और ये नदी जो अभी निकली है उसमें तेजी से पानी और गड्ढा निकल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगला जो नदी, तब बताइए ना, पानी जैसा काम नहीं करेगा। और एक छोटी नदी हो जाएगी और एक बड़ी नदी हो जाएगी, समझ में आ गया है ना। नाला है, एक नली हो जाएगा। नाला क्या होती है? गड्ढा होता है, उसमें ज्यादा पानी आता है। और नली क्या होती है? छोटी छोटी रहती है, घर से जो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए दोनों का आंसर बतला दिए, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। तो ये नदियां आपने 6 नदी सीखा, सिंधु, उसके बाद झेलम, राचनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 6 नदी हो गई। कोसी नदी को आप देखो, कोसी नदी नेपाल के तराई से निकलती है, नेपाल से निकलती है। गंडक नेपाल से निकलती है और बिहार में सब गया में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गया में मिल जाती है ना। तो गया में, गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गंगा, गया में कैसे मिलेगी? गंगा में मिलेगी। अब आइए आगे देखिए। अब यहाँ लूनी नदी की बात किया था ना, अब देखो लूनी नदी गिरते नजर आ रहा है क्या? है ना। लूनी नदी यहाँ से निकली, यहीं पे ना कच्छ के रन था, ठीक है, इसी में क्या हो गई? गायब हो गई। ये चंबल नदी है, राजस्थान में चंबल नदी। कोटा जो शहर है राजस्थान का, वो किस नदी पर है? चंबल नदी पे। इस चंबल नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक होता है उप नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी? या उप सहायक नदी। एक हो गया सहायक नदी, जैसे गंगा बड़ी नदी है और यमुना छोटी नदी है, तो यमुना गंगा की सहायक नदी, गंगा यमुना की तो सहायक है। उप सहायक माने ओकरो सहायक, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना। तो भारत की सबसे बड़ी उप सहायक नदी चंबल नदी। गंगा मेन नदी हो गई, मेन रिवर्स। यमुना उसकी सहायक नदी हो गई और यमुना की सहायक नदी चंबल है। यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल। तो बताइए गंगा की उप सहायक नदी चंबल कहलाई? नहीं समझ में आया? गंगा क्या है? मेन नदी है। गंगा क्या है? मेन नदी। और यमुना क्या है? सहायक नदी। और यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल। तो गंगा के बारे में क्या कहेंगे? गंगा की उप सहायक नदी चंबल है, ठीक है ना। तो भारत की सबसे बड़ी उप सहायक नदी है अगर कोई, तो वो चंबल है। याद रहेगा कौन सा है? चंबल। इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। टाइमिंग को देखिए, टाइमिंग देखो, मतलब है ना। तो बस इतना ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। ये पूरा नदी याद रखिएगा, ठीक है ना। गंगा यमुना चंबल सारा हो गया। यहाँ सारा साबरमती नदी है, ये लूनी नदी है। पूरा इतना नदी है ब्रह्मपुत्र नदी था, ठीक है ना। तो अच्छा सरस्वती नदी था जो गायब हो गई, खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार आज का क्लास बस इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर से मिलते हैं।